नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं और आज हमारा 10वां प्रैक्टिस सेशन है। आज 10वें प्रैक्टिस सेशन को हम लोग क्या करेंगे, 30 क्वेश्चनों का ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। और उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों में आपका क्या होगा, कुछ आरआरबी एनटीपीसी के भी क्वेश्चन हैं, कुछ आपका क्या हो ग्रुप डी के, कुछ आपका क्या होगा मिक्स क्वेश्चनों को तैयार किया गया। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से देखना और कॉन्सेप्ट को सीखना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंध है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9 संबंध 4 हो जाता है। तो यानी 5 संबंध 4 आपके पास इस समय है। क्या रेशियो हमारे पास, 5 संबंध 2 है। अब बन जा रहा है 9 संबंध क्या होगा 4। प्रश्न को पढ़ा करिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ो। यानी हर संख्या में 4 जोड़े तो इसका मतलब इसके बीच में डिफरेंट तो सेम आना चाहिए। इसके बीच में डिफरेंट देख रहे हैं कि इसके बीच में डिफरेंट हमारे पास 4 का है, उसके बीच में डिफरेंट 2 का है, बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या को ऊपर वाले का डिफरेंट और नीचे वाले का डिफरेंट निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाले का डिफरेंट हमारे पास कितने का है, 3 का, और नीचे वाले का डिफरेंट कितने का है, 5 का। आखिर वो 3 5 बराबर कैसे होगा। जब 3 5 को हमें बराबर करना होगा तो कैसे बराबर करेंगे। जब 3 5 को बराबर करना होगा तो हम लोग कैसे इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं इसमें 5 का गुणा कर लेता तो 15 हो जाता, इसमें भी 3 का गुणा कर लेता 15 बराबर हो जाता। इस तरीके से मैंने इसमें 5 का गुणा किया तो 25 संख्या होगा। ये कितना होगा 10। और यहाँ कितना होगा, 3 का गुणा करेंगे तो 27, यहाँ क्या होगा 12। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया। तो देखिए अनुपात में बढ़ोतरी 2 का है, तो संख्या में कितनी है 4 की। तो 1 पर कितना 2 है, तो संख्या हमारे पास कितना होगा 50 के, और संख्या हमारे पास 20 का होगा। ठीक। अब कह रहा है कि संख्या में से 5 कम करो और दूसरी संख्या में से भी 5 कम करो। कह रहा दोनों संख्या में से 5 5 कम किया गया तो 45 और 1 कितना होगा 15। अब काटेंगे तो क्या 5 15 हो जाएगा, 15 कम 15 हो जाएगा, 15 45 हो जाता, 3 संबंध 1 हो जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा 3 संबंध 1। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि यदि x + 1/x बराबर 7 है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। आप इसको क्या करिए, एक तरीके से सूत्र को याद रखे रहिए। x + 1/x बराबर यदि a है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, a का क्यूब माइनस क्या होगा 3। ये सूत्र है, उसको याद रखे रहिए। ठीक। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को हम लोग अब देखें। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि x + 1/x बराबर कितना दे दिया है, 7 दिया है। तो x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, तो कह देंगे कि 7 का क्यूब माइनस 3 गुणे क्या होगा 7। तो इस तरीके से कहेंगे 343 में से 7 3 21 को कम कर लोगे तो 300 क्या हो जाएगा 22। आपका राइट आंसर हो जाएगा 322 हो जाएगा। बात समझ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया जाता है। यदि इस वस्तु को 1955 बेचती है तो क्या होगा, उसे कितने % का लाभ अथवा हानि। देखिए 2300 रुपये में बेचते हैं तो आपके पास 2 विक्रय मूल्य तैयार हो, एक SP1 दूसरा SP2 है, और एक आपका क्या होगा 2300 है और दूसरा का 1955 है। तो एक काम कर लेते, दोनों विक्रय मूल्यों के रुपयों का रेशियो निकाल देते हैं। तो रुपये को रेशियो हमारे पास 23 उससे 115 से काटते हैं तो यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ 115 से काट लीजिएगा तो यहाँ 17 आएगा। तो कह रहा है कि ये जो 20 वाला है उसमें 25% का लाभ, इसका मतलब परसेंटेज में 125% बताएगा कौन, 20 वाला। तो 1 बराबर कितने का होगा 6 दशमलव क्या होगा 25। अब भाग देकर निकालिए तो 17 पे कितना होगा 17 गुणे 6.25। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 17 × 5 85 हो जाएगा, 8 17 दूनी के 34 8 42 हो जाएगा, 17 छक्का 102 और 4 कितना 106, इतना आ जाएगा। बात समझे। अब आप बताओ कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100 होता है, और उसका विक्रय मूल्य हमारे पास यदि 106.25 हो जाएगा तो प्रॉफिट होगी कि नहीं, कितने की प्रॉफिट होगी 6.25% की क्या होगी प्रॉफिट हो जाएगी। 6.25% की क्या बन जाएगी प्रॉफिट बन जाएगी। बात समझ में है कि नहीं। क्वेश्चन एकदम आसान है, लगाने का बस तौर तरीके को आपको सीखना है। और यदि जो भी आप प्रैक्टिस सेक्शन देखते हैं आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। अब छोटी छोटी बातों को आप क्या करिए पूरा तैयार कर लिया करिए। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त के केंद्र अथवा अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें
ए बी का व्यास, ए बी जो है वृत्त का व्यास है। पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। अब एक वृत्त में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये आपका है व्यास, उसका एक भुजा जो होगी ए बी, उसका व्यास होगी। तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, सी ले लेते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, डी ले लेते हैं, और ये सी और डी को दोनों को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो चक्री चतुर्भुज क्या हो जाएगा, ए बी डी सी बन जाएगा, ए बी डी सी तैयार होगा। ठीक, उस समय कह रहा था कि ए सी और बी डी को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि ए सी और बी डी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास आकृति थोड़ा सा ऐसे बन जाएगी, और इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया आगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कह रहा है कि ई पर काट दे रहा है, और आपको दिया कि सी ई डी की वैल्यू क्या, यानी ये वाला जो कोण हमारे पास है वो कितने डिग्री का है, 70 अंश का है। कितने डिग्री का है, 70 अंश का है। तो अब आपसे कह रहा था कि बताए कि ये वाली वैल्यू आपके पास, यानी ये वाला जो क्या होगा, सी ओ डी, यहाँ पर आपका क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सी ओ डी की वैल्यू बताओ क्या होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा था। बात समझ में। अब आप एक छोटा सा बात समझिएगा, किसी भी आपका क्या होगा, यदि व्यास हमारे पास हो गई, व्यास के अंतिम सिरे से यदि हम लोग क्या करें, आगे बढ़ाते हुए हम एक बाहर पॉइंट से मिलाते हैं, व्यास के अंतिम दोनों बिंदुओं को बाहर पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये आपका कौन सा आकृति बन जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन, ए ई और क्या होगा, बी हो गया। जब ए बी और समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो यदि हम ऐसे ही बना लेते फिगर को, ऐसे बना लेते ऐसे करके, और आपको पता हो गया कि ये कितना डिग्री का है, 70 डिग्री का है, तो बाकी ये दोनों कोण तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जब ये दोनों कोण बराबर, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का, और ये भी कितना होगा, 55। तो वही हाल यहाँ भी होगा, ये भी आपका क्या होगा, 55 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 55 हो जाएगा। लेकिन आप बताओ कि ये सेंटर है, ये दोनों रेडियस कहलाने लगेंगे, रेडियस भी बराबर होता है, तो इसलिए क्या हो, ये भी 55 तो ये भी 55 हो जाने लगेगा, और ये 55 है तो ये भी रेडियस है, तो क्या होगा, ये रेडियस तो आमने सामने भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने कोण भी बराबर हो गया। क्लियर। अब आप बताओ 55 110, तो ये कितना होगा, 70 के होगा, और ये भी कितना होगा, ये 70 के होगा। तो किसी भी हमारे पास क्या होगा, किसी भी एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं 70 और क्वेश्चन मार्क प्लस 70 बराबर 180 का होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा, 180 में से 140 को हम घटाते हैं, तो कितना आ जाता है, 40 डिग्री आ जाएगा। बात समझने, यही तरीका है, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, बस समझने की बात है। एक बार जहाँ बनाइए 55 तो तुरंत निकल के आ जाए, ये दोनों भी 55 हो जाएगा, ये दोनों 55 हो जाएगा। क्यों दोनों 55 होगा, क्योंकि किसी भी रेडियस अथवा किसी भी वृत्त में हमारा जब त्रिज्याएं बराबर होती तो आमने सामने का कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर हो जाता है। इसलिए 55 110, तो यहाँ 70, यहाँ 55 110, तो 70 140, तो 180 में से 140 घटा देंगे तो ये वाला एंगल हो, क्योंकि पूरा एंगल बराबर क्या होगा, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों में से एक 64 अंश है, तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के कोण क्या होगा। चलिए, कोई भी हमने ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा, ये कोण हमारे पास 64 डिग्री दे दिया है। बाकी दो कोणों का समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक, तो मैंने मान लिया कि चलो ये ओ पर काटा है, ये कोई त्रिभुज ABC है, ओ पर काटा, और ये वाले कोण की बात कर रहा है कि कोण BOC की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, इसमें आपका ज्योमेट्री में यह बात आप हमेशा जानते रहिएगा, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के कोणार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु पर जो बना कोण होगा वो क्या होगा, कोण BOC क्या होगा, 90 प्लस हाफ कोण क्या हो जाएगा, A 64 डिग्री। 90 प्लस हाफ कोण ए आपका क्या होगा, एंगल होता है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या होगा, 32 हो जाएगा। अब इसको 90 और 32 को जोड़ दो आप, तो 90 और 32 को जब जोड़ते हैं,
90 और 32 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 122 आ जाता है, तो 122 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये, अंकित मूल्य 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहला तो एक काम कर लेते हैं कि भाई उसका विक्रय मूल्य बना लेते हैं। 400 रुपया अंकित मूल्य है, उसका डिस्काउंट 20% तो 80 में गया है, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा 320 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा 320 रुपया विक्रय मूल्य है, जिसमें 32 रुपये का मुझे लाभ मिला है, तो 288 रुपया हमारे पास क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपके पास क्या बनता है, लाभ 32 रुपया और क्रय मूल्य हमारे पास 288 है, गुणे क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो 1/9 यानी 100/9 करते हैं तो 11 सही 1/, क्या होता है 9% आपका निकल के आया, 11 से 1/9% आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। विक्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य पता है, 20% डिस्काउंट से विक्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य निकालना है, 32 रुपये लाभ पता है तो 288 होगा, लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता है। बात समझे ना, तो समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हम लोग फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। ए एक निश्चित दूरी को तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेते हैं, तो बी की उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ दूरी हमारा नियत होती है, डिस्टेंस हमारे पास नियत होती है, तो वहाँ से आपका क्या होगा, यदि जो चाल हमारे पास दिया है तो चाल 3:5 है, तो आपके पास समय जस्ट इसी का उल्टा होता है, तो समय आपका 4-5 3। यह बात समझ में आई कि नहीं। जब समय हमारा तो दूरी नियत होती तो चालों को उल्टा समय और समय को उल्टा चाल, ये अनुपात में होता, वित्त का अनुपात होता। अब कह रहा कि समयों के बीच में जो डिफरेंट है 24 मिनट अधिक और कम करने के बाद अंतर है, तो 2 पर कितना होगा 24 हो जाएगा, तो 1 पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बी वाले की बात करें तो 3 गुणे क्या होगा 12, 12 तय क्या होगा 36। बी उसी दूरी को तय करने में कितना मिनट का समय लेती है 36 मिनट का समय लेती है। बी उसी दूरी को तय करने में कितने मिनट का समय लेती है 36 मिनट का समय लेती है। कॉन्सेप्ट जानते रहिएगा, जब दूरी नियत होती तो चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा हमारा क्या होगा चाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम तो हमने देखा कि ये 60 आया, तो इस तरीके से 6, 4 और क्या होगा 3। तो यदि हम तीनों इक्वेशनों को जोड़ोगे तो डबल बार ए डबल बार बी डबल बार सी आ जाता है। इस बात को आप समझो, डबल बार ए डबल बार बी डबल बार सी, तो 6, 4, 10, 3 कितना होगा ये 13। तो सिंगल बार आदि काम करते हैं तो क्या हो जाएगा 13 का आधा कर लेते हैं, 13/2 होगा। प्रश्न क्या कह रहा था कि 8 दिनों तक काम करते हैं, तो चलो इसको 8 दिन तक काम करा लेते हैं। 8 दिन तक काम, 8 दिन का काम, बात समझे। तो 13/2 काम कर रहा है और 8 दिन में कितना काम करेगा 4 हो जाएगा, 13 चौके 52 तो काम कर लेगा। अब जब 52 काम कर लेगा तो इस 52 में से क्या करेगा घटा दीजिए, तो 8 काम किसके लिए बचा है सी के लिए। किसके लिए बच रहा है सी के लिए 8 काम बच रहा है। जब सी के लिए 8 काम बच रहा है, जब सी के लिए 8 काम बच रहा है, जब सी के लिए 8 काम बच रहा है, सी के लिए 8 काम बच रहा है, ठीक है। जब सी के लिए यहाँ पर 8 काम बच रहा है तो पहले सी की कार्य क्षमता को निकाल लेते। आपको पता है कि ए बी सी मिल करके, ए बी और सी मिल करके किसी कार्य को 13/2 यानी क्या होगा 6.5 दिन में 6.5 काम करते हैं, ठीक। तो अभी मुझे सी निकालना है, तो ए और बी को माइनस कर दो। ए बी माइनस करोगे तो 6×5 में से ए बी को माइनस कर दो। ए बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर दिखा रहा 6, तो इस तरीके से 0.5। अब बताओ 8 काम है, 8 काम है ना, 0.5 के हिसाब से काम कराते हैं तो 16/85 होता है, करीब करीब क्या हो जाएगा 16 दिन हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। तो ये तरीका आपका हुआ लगाने का, आप थोड़ा सा क्या समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 1 बाई क्या होगा, 1/1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 + 1 बाई क्या होगा साइन थीटा है, तो बराबर 4 सेक थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो आपका 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा छोटा होना चाहिए।
तब जाके 3 cot थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलो 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा है बराबर कितना दे दिया 4 सेक थीटा है। अब इधर से इधर भेजेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बना और माइनस प्लस 1 माइनस साइन थीटा बना बटे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसे नहीं बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से बराबर क्या होगा 4 सेक थीटा होगा। अब ऐसे में हम लोग थोड़ा सा ये काम करें, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा 2/1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 सेक थीटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 सेक थीटा के 2 से काट दो तो यहाँ पर 2 होगा 6 से काट दोगे तो क्या होगा सेक थीटा बराबर 2। तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 कितना होता है 60 अंश होगा। ठीक है, सेक में 2 की वैल्यू कितना होता है कोण में 60 होगा। तो अब बताओ कि 3 कॉट थीटा कॉट 60 यहाँ पर क्या लिखोगे 60 और यहाँ भी लिख दोगे 60। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/3 में 3 होती है और प्लस कोसेक 60 की वैल्यू क्या साइन 60 की वैल्यू करड़ी में 3/2 तो यहाँ उल्टा 2/3 में 3। तो इस तरीके से क्या होगा 5/3 में 3 परमेयीकरण कर देते करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से 5 करड़ी में 3 बटे क्या होगा 3 हो जाएगा या राइट आंसर 5/करड़ी में 3 आ जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को हम लोग क्या करें लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जब ब्याज की वार्षिक संयोजित होता है 10% के हिसाब से, तो एक बात ध्यान रखिएगा 4 साल के दिया है तो 10% के हिसाब से 4 साल का दिया है तो 10% के हिसाब से 4 साल का दिया है तो चारों साल के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हम 2 साल का बनाते हैं तो 10-10 का 21 हो जाता है, इस 10-10 का क्या बनता है 21 हो जाता है, होता है कि नहीं भाई, इतना तो जानते हो सब लोग भाई। अब 21 का 21 में हम बुला देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कर लो आप 21 ठीक है और प्लस 21 गुणे क्या होगा 21 बटे क्या होगा 100। मैं ऐसा क्यों बनाता हूँ क्योंकि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा क्या होगा क्रमांगत वृद्धि होती है, इसलिए क्या x + y + xy/100 का नियम लगाता हूँ मैं। तो यहाँ 42 हो जाएगा प्लस क्या होगा 4 दशमलव क्या होगा 41 होता है। बात समझ के, क्योंकि 441 21 का वर्ग होता है। अब इसको जोड़ते हो तो क्या होगा 46.41 आपका ब्याज होगा। तो अमाउंट हमारे पास कितना होगा, तो अमाउंट हमारे पास यहाँ पर कितना बन जाएगा 146.41। इसी पर वैल्यू बताया है 29,282। तो हमें लग रहा है कि ये एक बार में गया अथवा 2 बार में गया होगा 200 हो गया 1% पर। अब आप बताओ कि 10% के हिसाब से साधारण ब्याज 4 साल के लिए तो 10 चौके 40 हो जाएगा तो 40% पर आपका कितना होगा तो 200 गुणे क्या करेंगे 40 कर लेंगे तो इस तरीके से क्या होगा ये 8,000 हो जाएगा। लगाने का तरीका समझ में आया होगा। 4 साल के लिए तो हम 2-2 साल का पहले ब्याज निकाल लेते हैं 10-10-10 के हिसाब से। ठीक है, 10-10-10 के हिसाब से हम लोग निकाले 10-10 मिला के 21 हुआ, फिर अगला 10 21 होगा, फिर 21 का 21 के साथ बना लेते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 46 क्या होगा 41 आ जाएगा। तो मिश्रधन 146.41 तो उसकी वैल्यू 29,282 के। एक पर हमारे पास 200 है तो 100 पर हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी 40 पर कितना, क्यों क्योंकि ब्याज हमारा 10% के हिसाब से 4 साल का कितना होगा 10 चौके 40%। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि त्रिभुज ABC में ये समरूप है और एरिया आपका पास ये दे दिया है 9 = 16। AB की वैल्यू क्लियर है, BC की वैल्यू क्लियर है अथवा AB की वैल्यू क्लियर, BC की वैल्यू क्लियर और C की वैल्यू क्लियर है, तो QR की वैल्यू क्या होगी। अब आप ये बता दो कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत, ध्यान रखिएगा, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उसके एरिया के बराबर होता है ना। तो आप ये बताओ कि जब एरिया की यदि मैं बात करता हूं तो आखिर ये 9 बटे यदि ये 16 दिया है एरिया है तो उसकी भुजा होगी, तो उसकी संगत भुजा की बात करेंगे तो आप देखो यहाँ पर QR है तो QR का क्या होगा संगत कौन होगा AC होगा कि नहीं। तो AC बटे क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर बनेगा,
बात समझ। एक चीज ध्यान रखें, कभी भी किसी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके एरिया, उनका क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब AC बटे QR का स्क्वायर बराबर इतना। तो अब यहाँ से कह सकते हो कि AC बटे क्या हो जाएगा QR बराबर कितने का होगा, 3 बटे क्या होगा, ये 16 के हुआ, सॉरी 3 बटे 4 हो गया। अब 3 बटे यहाँ पर 4 हो गया। और 3 AC की वैल्यू कितनी है, 9 है। 9 बटे QR बराबर क्या होगा, 3 बटे क्या होगा 4 के। तो 3 तरीक के 9 हो जाएगा, 3 चौक के 12। तो QR बराबर कितने को हो जाएंगे, 12 सेंटीमीटर के है। यह बात आप जानते रहिएगा। तो क्या ध्यान रखिए कि कोई भी आपका क्या होगा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, वर्गों का अनुपात उनके एरिया के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एरिया 9 बटे 16 दिया था। तो उनके संगत भुजा की बात होगी। संगत भुजा हम कैसे पकड़ में आएगा, यहाँ पर देखिए समरूपता, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है, समरूप है। और समरूप में ABC का मतलब संगत में ही लिखा रहता है। तो जब QR की बात किया तो बीच वाले को छोड़ किनारे किनारे, तो किनारे किनारे AC हुआ। तो AC भुजा और QR का अनुपात, हमारे वर्गों का अनुपात हमारे पास भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, सॉरी एरिया के बराबर। वहाँ से हम लोग भुजा का अनुपात निकाल लेते। भुजा AC की जगह 9 रख करके सॉल्व करते, QR की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 अलग अलग संख्याएं दी गई है, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। तो मैं कह देता कि पहली 3 संख्याओं का औसत यदि मैं x का देता हूं तो जो चौथी संख्या का 4 गुना है। अब आप बताओ, यदि चौथी संख्या का मैं 4 गुना करूंगा तो x आएगा। पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, यानी चौथी संख्या का 4 गुना मैं कर रहा हूं तो x आ रहा है। चौथी संख्या का 4 गुना में x है, तो बताओ चौथी संख्या क्या हो जाएगी। तो जब चौथी संख्या की बात करेंगे तो चौथी संख्या उसका 1 बटे x/4 हो जाएगा कि नहीं, बात समझ। अब बताओ कि 4 संख्याएं हमारे पास है, तो चारों संख्याओं का योगफल आपको पता है कि पहली 3 संख्या का औसत यदि x माने हैं तो टोटल योग 3x हो गया। चौथी संख्या x4 क्लियर हो गई, वो कितने के बराबर होगा, 52। गुणे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। क्यों 4 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे योग निकाला। चारों संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा, पहली 3 संख्याओं का योगफल प्लस चौथी संख्या। तो पहली 3 संख्याओं का योगफल कैसे निकाल, पहले 3 संख्याओं का औसत हमने माना था x, तो x का 3 गुना कर लेते हैं। चौथी संख्या x पर 4 क्यों हुआ, क्योंकि चौथी संख्या का 4 गुना हमारा x है, तो x का 4 चौथाई हमारा क्या होगा, चौथी संख्या होगी। तो 4 × 12 13 बटे क्या कर लेंगे 4 पर कितना हो जाएगा 52 गुणे क्या होगा 4 के, तो 13 चौक के 52 हो जाएगा। यहाँ x रहेगा ना, तो x बराबर क्या होगा 64 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी भुजाओं का अनुपात सहसंबंधी 4 है। ये शुरू में वृत्त के आकार का था, ये जो आयत है वो वृत्त के रूप में है। तो आयत का परिमाप 2l + b। जब भी एक तार को आप मोड़ करके एक वृत्त बनाए और वृत्त को खोल करके एक आयत बनाए तो उनका परिमाप बराबर होता है। तो उसका आयत का परिमाप 2l + b हो जाएगा और वृत्त का परिमाप जो हमारे पास होगा 2 पाई यानी 22 बटे क्या होगा 7 r की वैल्यू 31 क्या होगा 5 होगी। क्लियर। अब बताओ कि l के जगह पर क्या होगा 7x हो जाए, मैं कह दिया इसको 7x है, और b के जगह पर क्या होगा 4x मैं मान लेता हूँ। बराबर यहाँ से 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 × 5 = 35, 45 दूनी के 90, तो 9 गुणे कितना होगा ये 22 हो जाएगा। 2 से इसको यदि मैं काट देता हूँ तो क्या होगा 11 होगा। यहाँ 7 × 4 = 11, x बराबर 9 गुणे 11 के हैं, तो x बराबर हमारे पास क्या होगा 9 के होगा। जब x बराबर 9 होगा तो आपको पता है छोटी भुजा हमारे पास 4x है, तो 4 गुणे यदि मैं 9 का देता तो 9 चौक के 36 हमारी छोटी भुजा की लंबाई होगी। तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा था किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी और मात्रा में कमी होगी तो वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितनी % की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा क्रमांकन वृद्धि या कमी में यदि 36 है, भाई पहले देखिए दाम बढ़ता है तो क्या होगा खर्चा भी बढ़ जाएगा हमारा, और सामान घटता है तो हमारा खर्चा भी घट जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास खर्च किस पर डिपेंड है, कीमत पर और उसकी खपत पर। बात समझे कि नहीं। तो जहां पर आपका कीमत और खपत की बात हमारे पास आई और टोटल की बात करी तो वहां पर x + y + xy 100 लगा लेंगे। यहाँ 36 की वृद्धि हुई या 36 प्लस हुआ, 30 की कमी हुई, -36 गुणे क्या होगा 30 हो जाएगा, बटे क्या होगा 100। तो ऐसे में हमने देखा 6 माइनस यहाँ 1.08 होगा, 36 तरीका 108 होता है, देख लीजिएगा। एक मिनट
गड़बड़ होगी, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रही है। 36 3 108 दशमलव यहाँ पर 10.8 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। 36 3 108 10.8 होगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 4.8% की क्या बन जाएगी, कमी हो जाएगी। तो -4.8% की क्या बन जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, ये सब बातें समझ में आ रही है ना। जब आपके पास क्या होगा, आय बराबर, यहाँ पर सीधा सीधा बात है, जब आय बराबर क्या होगा, व्यय गुणे बचत, सॉरी मूल्य गुणे खपत, सॉरी यहाँ पर व्यय बराबर, किसी वस्तु पर व्यय बराबर मूल्य गुणे क्या हो, खपत। अब बताओ कि जहाँ पर आपका मूल्य खपत दोनों बढ़ोतरी की बात के तो व्यय भी बढ़ेगा, तो यहाँ क्रमांकन वृद्धि कमी की बात हुई, तो इसलिए x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 का सूत्र होता है, इसी पर आप लगा के सॉल्व किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि इसको सिंप्लीफाई करके x की जगह पर वैल्यू निकालना है। तो सीधा सीधा बात है, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1/4 माइनस 1 से 1/6 प्लस 1 क्या हो जाए, सॉरी इधर पक्षांतर कर ले रहे हैं ना, एक मिनट, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस रहेगा, फिर इधर पक्षांतर कर रहे हैं ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 1 से 1 क्या होगा, 12 होगा। चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ओहो अभी एक छूट गया है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 सही 1/8 है। अब इसे 1 से 1/12 को पक्षांतर कर लेते तो 1 से 1 क्या होगा, 12। अब हमने एक चीज़ देखा कि 2 ठो एक था प्लस में और 2 ठो माइनस में है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का नियम कहता है कि जो हमारे पास पूर्णांक उसको एक साथ ले लो और अपूर्णांक को हमारे पास एक साथ ले लो। तो 1/4 कर लो, 1/6 कर लो, -1/8 कर लो, -1/12 कर लो। अब ऐसे में हमारे पास ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास 24 होगा, 4 छंग 24 होगा, 6 चौके 24 और माइनस 8 तिरिके 24 और 12 दूनी के 24 हो गया, ठीक है, माइनस में, ठीक। तो इस तरीके से 10 में से 5 गया, 5 क्या होगा, 24, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, 5/24 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा है कि tan 60 अंश माइनस थीटा माइनस कॉट 30 अंश माइनस थीटा प्लस थीटा। तो इसको यदि हम ऐसे लिख दें, कॉट 90 माइनस 60 माइनस थीटा, बना सकते हो, देख लो। इसको करेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 30 + 60 थीटा हो जाएगा ना। मैंने यही काम किया है। तो आपको पता है cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा, और tan 60 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। और इससे पहले क्या था, tan 60 माइनस थीटा दिया ही था। अब देखिए सेम अंक कोड हो गया, सेम चीज़ होगी, तो भाई घट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, आसान था। अगला क्वेश्चन कह रहा था किसी वस्तु को 3360 रुपये में बेचने पर 12% की लाभ होता है, यदि उसे 8% लाभ पर बेचना है तो उसे कितने, उसका विक्रय मूल्य का। यहाँ भी 2 विक्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ पर दोनों में परसेंटेज वाला जानकारी है, रुपये में पूछ रहा था। 12% लाभ हुआ तो 112 हो गया, और 8% लाभ हुआ तो 108 हो गया। तो अब इनका मैं रेशियो बनाऊँ तो 8 4 से काटेंगे, 4 दूनी के 8, 4 बटे 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सते क्या होगा, 28 हो जाएगा। क्लियर। इस 28 वाले का बोला है 3360 बोला है, तो 1 पर कितना हो जाएगा, तो करीब करीब 12 दूनी के 24 नहीं, 14, 28 है ना, 14 बटे नहीं यार, 14 दूनी 42, 14 नहीं 84, 8 32, तो 12/96, 12 दूनी के 24 9, ये 12 में कट रहा है। तो 27 पर कितना हो जाएगा, 27 गुणे क्या कर लेंगे, 12, तो गुणा कर लेते तो कितना होगा, 12 सते 84 के 4 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 8 सॉरी 1 तो 0 रहेगा ना, 120 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो 12 सते 84 के 4 हासिल 8 हो, 12 दूनी के 24 और 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 3240 हो जाएगा। तो हमारे पास 3240, अच्छा डी वाला ऑप्शन ही नहीं लिख पाए हैं, 3200 क्या होगा, 40 हो जाएगा। यही हमारा डी का उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
करा कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 12.5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 1,31,220 है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? बताओ वर्तमान 12.5 का मतलब होगा 12.5% का मतलब क्या होगा? 1 बटे क्या होगा 8 होता है। ठीक है, पहले और वर्तमान में पहले 8 था तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 9। 8 है तो 9, 3 साल बोले तो 3 बार लिख लो आप। यहाँ 512 हो जा रहा है, यहाँ 729 हो जा रहा है। ऐसी के वैल्यू दिया था कितना होगा 1,31,220 दिया है, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा 18 सत्ते 126, 18 9 72, करीब करीब 180 बार में जाएगा। तो 512 पे कितना हो जाएगा 512 गुणे क्या करेंगे 180, तो गुणा हो जाएगा 18 दूनी के 36, लास्ट में हमारे पास 6 होना चाहिए, तो यह 92 160 आ गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लगाने का तरीका आपको बस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंक की संख्या के इकाई का स्थान पर 3 है, तो हर जगह 3 है, क्लियर हो गई। कह रहा है कि अंकों का योग इस संख्या का एक 7वां हिस्सा है, तो अंकों का योग देखो 4 3 7, क्या 7 43 का 1/7 है? तो कहेंगे नहीं। 5 3 8, 5 और 3 8, 8 क्या 53 का 1/7 है? तो कहेंगे कि ये भी नहीं हो सकता। 7 3 10, 10 क्या है 73 का 1/7 है, तो यह नहीं हो सकता है। लेकिन 36 9 क्या है 63 का 1/7 है, तो 1/7 9 63, इस तरीके से मेरे पास उत्तर क्या होगा 63। जैसा बोला वैसा काम करा। पहले तो इकाई अंक 3 है तो सब में देखा मैंने, फिर कह रहा था कि अंकों को योग उस संख्या का 1/7 है, तो 4 3 7 43 का 1/7 हो नहीं सकता। 5 3 8 53 का 1/7 नहीं हो सकता। 73 7 3 10 73 का 1/7 नहीं होगा। लेकिन 63 36 9 63 का 1/7 है 9, 7 9 63 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रही एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे 30 अंश है और बदल करके 10 बज के 2 मिनट पर 60 अंश बन रहा है। अब इसका मतलब कि गुब्बारा हमारा क्या होगा ऊपर उड़ रहा था। कह रहा कि 300 मीटर की दूरी से देखने पर उड़ान बिंदु से, यहाँ से उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूर से हम लोग जब देखते हैं तो उस समय गुब्बारा जो हमारे पास था 10 बजे के टाइम वो 30 डिग्री का कोण बनाया था, है ना। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उड़ान तो ऊपर ऊपर चला गया होगा ऐसा गुब्बारा, फिर यहाँ से अब देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा था 60 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक, अब ये 30 डिग्री का और ये क्या होगा 60 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर है। अब एक चीज दिमाग में रख लीजिए, यदि 30 डिग्री के रेशियो बनाते तो 30 डिग्री का रेशियो 1 करड़ी में 3 और क्या होगा 2 होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री की बातों को जानते रहिएगा, 1 करड़ी में 3 और क्या होता है 2 होता है। और 60 डिग्री का जब रेशियो बनाते हैं तो करड़ी में 3 होता है और 1 होता है और 2 होता है। ठीक, लेकिन बात यहाँ समझिए, बात थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्या समझना होगा, इस 30 डिग्री के लिए भी हमारे पास 300 है और 60 डिग्री का भी बेस हमारे पास 300 है। यहाँ से यहाँ तक बेस दोनों का सेम है ना। बताओ 30 डिग्री के लिए सेम बेस हमारा 300 है, 60 डिग्री के लिए बेस हमारा 300 है, मतलब बेस हमारा समान होना चाहिए। ये हाइट होती है, ये बेस होता है। ठीक है, तो बेस हमारे पास √3 है, यहाँ एक बराबर है तो √3 का गुणा कर लेते हैं तो 3 आएगा, यहाँ √3 हो जाएगा और यहाँ 2 कड़ी में क्या होगा 3 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि जब बेस हमारा √3 है तो √3 पे इतना है तो 1 पर कितना होगा 100 करड़ी में क्या होगा 3, सॉल्व कर लीजिएगा 100 करड़ी में क्या होगा 3 होगा। जब ये 100 करड़ी में 3, इनके बीच में डिफरेंट कितने का है 2 का है, तो जब 2 पर क्या होगा तो 2 पर कितना हो जाएगा 200 करड़ी में 3 आ जाएगा, 200 करड़ी में क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो। अब हमें क्लियर होगी कि ये वाली जो हाइट थी 200 करड़ी में क्या होगा 3 होगी। तो 4 बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी हमारे पास कितना हो गया 200 कड़ी में 3 और समय हमारे पास क्या होगा 10 बजे और 10 बज के 2 मिनट यानी 2 मिनट, तो 2 मिनट को सेकंड में 2 गुणे क्या होगा 60
अब यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल, इसको करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो इस तरीके से हमने देखा √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 तो 17.3 बटे क्या होगा 6 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करते 2 क्या होगा 9 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। मेन कमाल कहाँ करना है, इनके रेशियो को सेम करने के लिए। रेशियो में हाइट दोनों का क्या अलग अलग है, लेकिन बेस दोनों का सेम है, इसलिए दो बेस को हमें क्या कर बराबर करने के, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 का हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा बराबर हो जाता है, इसलिए मैंने √3 का गुणा किया। तो यहाँ पर क्या होगा 3 √3 या 2 कड़ी में 3, और इन दोनों के बीच में डिफरेंट 2 का, और यहाँ पर जो बेस था, बेस की वैल्यू कितना है 300 है, तो 1 पर इतना तो 200 कितने का हो जाएगा 200 पर 2 पर कितना 200 होगा। तो स्पीड निकालना तो दूरी बटे चाल, उसके आधार पर इसको निकाला गया है। बात समझ में कि नहीं, समझ में आ रहे होगा। क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चनों को आपका कलेक्शन करके दिया जा रहा है। क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और पूरे क्वेश्चनों को लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि कोई पुरुष P से Q की ओर 5 किलोमीटर/घंटा आ रहा है, Q से आपका क्या P की ओर 3 किलोमीटर/घंटा है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल देखिए, जाना भी है P है, Q जाना भी वही और वापस आना भी वही है। जब दूरी हमारे पास नियत होती है, दूरी हमारे पास क्या होगा समान होती है, तब औसत चाल हमारे पास क्या होता है 2xy/x + y, यानी कि 2 गुणे क्या होगा 5 गुणे 3 बटे 5 + 3 हो जाएगा। 5 ते 15 दूनी के क्या होगा 30 बटे 8 हो जाएगा। 15 बटे 4 हो जाएगा, तो 4 ते 12, 4 से 28, 4 पंजे 20, यानी कि 3.75 किलोमीटर/घंटा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का 3 अथवा अनुपात इतना दिया, लसा इतना दिया, तो मसा क्या होता है मसा बराबर, इसका डायरेक्ट सूत्र जानते रहिएगा, लघुत्तम समापवर्त बराबर अनुपातों का लस, अनुपातों का लस गुणे मस। अब बताओ लसा हमारे पास 75, अनुपातों का एलसीएम, अनुपात 3 5 का एलसीएम क्या होगा 5 ते 15 है, क्योंकि भाई तो अभाज्य नंबर, तो 15 गुणे क्या होगा मस, तो 15 × 5 = 75 होता है ना, तो क्या उत्तर निकल के 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा XYZ की आयु का योग 27 है, XY से 2 वर्ष बड़ा है और YZ का दोगुना है। YZ का दुगुना, यदि मैं इसको क्या कह दिया x बोल दिया, इसको क्या बोला मैंने x बोला, इसका दुगुना क्या होगा 2x हो गया, k ले लेते हैं, यहाँ k रख दीजिए, तो यहाँ क्या होगा 2k होगा। तो कह रहा कि XY से 2 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब 2k प्लस क्या बन जाएगा 2। क्लियर हुआ। कह रहा है कि तीनों को जोड़ लो, तीनों को हमने जोड़ा तो कितना वैल्यू बताया है 27 के। तो अब इस तरीके से 5k बराबर 2 पक्षांतर करोगे तो 25k, तो k बराबर कितने का होगा 5k। किसकी बात करा y की, तो y वाला कितना है 2k था, तो यानी कि 2 गुणे क्या होगा 5, तो 5 दूनी के क्या होगा 10 हो जाएगा। क्लियर है, ये आसान था, सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो P और Q क्रमशः 14,000 रुपये 1800 रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हुए लाभ के आधे हिस्से को व्यापार में संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट देते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है तो कुल लाभ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि न तो आपके पास टोटल लाभ पता है और न तो आपके पास लोगों का क्या होगा, मतलब बस रुपया पता है, लाभ टोटल नहीं पता है, अंतर दे दिया, बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो भी कह रहा था कि बंटवारा पहले, लाभ के बंटवारे से पहले हम लोग जो हिस्सा है उसको हम पहले अलग रख देते हैं, व्यवसाय को संचालन करने के लिए फिर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आप बताओ कि हमारे पास तो पहले पता ही नहीं कि टोटल धन कितना था, टोटल लाभ कितना, तो पहले हम लोग यहाँ पर समझे, यदि P और Q तो 1400 रुपये लगाया, 1800। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब आप निवेश कहीं करते हैं तो आपको लाभों का जो अनुपात हो रहा है उनके पूंजियों के अनुपात के बराबर होता है। लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात के बराबर। जैसे कोई भी व्यक्ति 500 रुपये लगाया, कोई 1000 लगाया, तो जाहिर सी बात वो दुगना पैसा लेगा, क्योंकि दुगना पैसा लगाया था।
बात समझे ना। तो वही चीज़ आपके पास है। तो यहाँ से यदि मैं इनको सॉल्व करता हूँ, 2 से काट देता हूँ, तो यहाँ 7 होता है और यहाँ 2 9 18 होता है। यानी ये कन्फर्म बात हो गई कि जो भी हमारे पास लाभ होगा दोनों को मिला के 7 और 9 मिला के 16 होगा, है ना। अच्छा ये बताओ, एक बात समझो कि यदि मेरे पास टोटल लाभ नहीं क्लियर है तो हम इसको तो कह सकते हैं कि यार एक काम कर लेते हैं कि जो मेरे पास टोटल लाभ है वो 16 का कोनो मल्टीपल ले लो, ठीक। अब बस प्रश्न में ये भी कह रहा था कि ये जो हमारे पास बंटवारा है वो कितना है, टोटल धन का आधा है। तो बताओ टोटल हमारे पास यहाँ कितना होगा, 16 आ रहा है। तो ये पूरे लाभ का आधा रहा होगा ना, तो पूरा लाभ कितना होगा, तो 16 का दुगुना कर लेंगे 32। तो 32 का आधा हमारे बंटवारे में चला गया। तो ए को रुपये ले रहा है 7, बी का रुपये सॉरी पी का रुपये ले रहा है 9। अब इनके लाभों का डिफरेंट कितना है 2, और 2 में कितना रुपये बता रहा है 47। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यह बात आपको समझ में आ रही है। 2 पर कितना होगा 47। और कैसे बताया मैंने, पहले तो आपके पास बंटवारा में 9 7 16 हुआ था, यानी 16 रुपया इनके पास था। तो इसका मतलब पूरा कितना रहा होगा 32, क्योंकि उस पूरे का आधा तो लिया गया था ये लोग। अब आप बताओ कि उनके लाभों के बीच में जो हिस्सेदारी का डिफरेंट था 47 का था, तो 2 पे 47 हो गया था। जब ये 2 पे 47 हो गया था तो आप बताइएगा पूरा लाभ हमारे पास कितना है 32 है। तो 1 पर कितना हो जाएगा यहाँ बताइए, 47 बटे क्या होगा 2। तो पूरा कितना है 32 है। तो 32 पर कितना होगा 47 बटे 2 गुणे 32 कर लीजिएगा। यहाँ क्या होगा 16, 16 सत्य क्या होगा 112, अंतिम का 2 होगा यानी 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा 752 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत आसान था भाई। आप पहले तो क्या रेशियो बनाते, रेशियो हमारा 7 संबंधी 9, यानी कि पहले को 7 रुपया तो दूसरे को 9 मिला के 16 रुपया बंटवारे में गया है। तो इसका मतलब पूरा लाभ कितना रहा होगा 32, क्योंकि पूरे लाभ का तो आधा बंटवारे में गया था। अब वो 16 हमारे पास है और कह रहा है कि दोनों के लाभों के बीच में हिस्सों का अंतर 47 है। तो इस तरीके 7 और 9 के अंतर क्या हो 2, 2 पर 47 है, तो 1 पर हमारे पास 47 बटे 2। टोटल लाभ पूछा था तो कुल लाभ हमारे पास 32 है। 32 पर कितना होगा 47 बटे 2 गुणे 32, 752 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस टर्मिनल की तरफ निकलती है। विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर जाने वाले एक आदमी 8 मिनट के अंतरालों पर बसों को पार करती है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई भी बस निकल रही है, कोई भी बस निकल रही है। तो यहाँ से जब बस कोई निकल रही है तो एक बस यहाँ पहुँची थी, तबले दूसर की बस आपका यहाँ थी। इनके बीच में 10 मिनट का अंतर है और बस की स्पीड जो हमारे पास थी 20 की थी, ठीक। बस की स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब कोई बंदा इधर आया तो पहले वाले बस को जब मिला तो जो भी टाइम रहा होगा, लेकिन जब दूसरे वाले से बस से मिल रहा है तो 8 मिनट के बाद मिल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कि यदि हम विपरीत दिशा से आ रहे हैं, जैसे मैं इधर से जा रहा तो एक बस हमसे मिल गई रास्ते में, उसके 10 मिनट के बाद यदि मैं खड़ा रहता उसी जगह तो दूसरा बस जाकर के 10 मिनट के बाद मुझसे मिलता, लेकिन मैं उसी की तरफ आने लगा तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया था कि 8 मिनट उसको पाया। यानी जिसको हम 10 मिनट में उस दूरी को तय करता, इस दूरी को तय करने में 10 मिनट लगता, वो बंदे ने क्या किया इस दूरी को तय करने में 8 मिनट ले लिया। तो मतलब 2 मिनट कम तय किया कि नहीं। क्यों ये जो 2 मिनट कम तय क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि उधर से कोई भी बंदा आ रहा था। तो 2 मिनट में किसके द्वारा तय की गई दूरी, उस आदमी के द्वारा तय की गई दूरी, सॉरी आदमी तो 8 मिनट में तय करे ना, तो आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी बस के द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी के क्या बराबर थी। तो भी बराबर 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। समझे कि नहीं। और नहीं समझ में आया तो यहाँ पर सीधा सीधा बात है, दूसरे की चाल बराबर दूसरे की चाल बराबर समय का डिफरेंट T1 माइनस T2 बटे क्या होगा T2 दूसरा का, और गुणे क्या होगा V1 पहले की स्पीड।
अब यहाँ पर रख करके सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आपका बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी एकदम आराम से समझ सकते हैं कि जैसे हम इधर से जा रहे थे, बस पहले जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिलने के बाद यदि मैं खड़ा रहता तो बस 10 मिनट में आती, मैं आगे बढ़ गया तो मैं 8 मिनट चला और बंदा क्या किया है 2 मिनट कम चलने लगा। भाई जहाँ पर उसको 10 मिनट लगना था और 8 मिनट लग रहा है मिलने में, तो इसका मतलब साफ है कि 2 मिनट वो कम तय करेगा। तो बस के द्वारा 20 किलोमीटर घंटा की चाल से 2 मिनट में तय की गई दूरी को आदमी ने आगे से आ करके 8 मिनट में तय करके बता दिया था। बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, या सूत्र पर लगा लीजिएगा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती तो उसकी चाल क्या होगी? 120 की बात हो रही है, 100 मीटर, तो चाल बराबर क्या होगा? एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी, उसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग हो जाएगा बटे क्या होगा? समय हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा? 220 बटे क्या होगा? 10। तो यहाँ से काटेंगे तो 22 मीटर प्रति सेकेंड होगा। लेकिन किलोमीटर घंटा में बदलना है तो 22 गुणे 18 बटे 5 कर लीजिएगा। 18 दूरी के 36, 18 तो 36 3 39, तो यहाँ 5 9 5 7 35, 5 9 45, 5 दूनी के 10, तो 79 पॉइंट क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में कि नहीं? जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उनकी लंबाइयों का क्या होगा? योग हो जाएगा। समय हमारे पास है, यहाँ से हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कह रहा आरोही क्रम की बात करता है, तो ऐसे प्रश्नों को लगाने का मैंने एक टेक्निक आपको बता दे रहा हूँ। इसके बीच में अंतर कितने का है? 1 का है, तो 5 में 1 का भाग दे दीजिए। इसके बीच में अंतर कितने का है? 4 का है, तो अंश में 4 का भाग दे दीजिए। इसके बीच में अंतर कितने का? 1 का है, तो 8 अंश में 1 का भाग दे दिए। तरीका है ना। इसके बीच में अंतर कितने का? 11 का है, 3 में 11 का भाग दे दीजिए। अब यहाँ बताइए क्या आएगा? यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? 4 7 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। और यहाँ क्या होगा? दशमलव लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने में पता चल जा रहा है कौन बड़ा कौन छोटा। तो सब और वही का मतलब सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो पहले नंबर में आपका कौन आएगा? पहले नंबर में कौन आएगा? यहाँ पर देखिए, पहले नंबर में आएगा, ये पहले नंबर में आएगा, ये दूसरे नंबर में आएगा, ये तीसरे नंबर में आएगा और ये चौथे नंबर में आएगा। तो पहले नंबर में आपका क्या 8 वाला कौन था? 8 बटे 9, 8 बटे 9 पहले नंबर में आपका क्या इन दोनों में नहीं था, तो कैंसिल करो। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में हमारे पास क्या आना चाहिए? 5 बटे 6 आना चाहिए। यहाँ 5 बटे 6 नहीं आ रहा, इसलिए ये भी कैंसिल हो, तो उत्तर हमारे पास यही होगा। क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पर 8 बटे 9, पहला आपका क्या हो? 8 बटे 9 होगा। फिर इससे बड़ा आपका क्या? सॉरी, आरोही क्रम है ना, तो सबसे बड़ा यही था ना, इससे छोटा, इससे छोटा 5 बटे 6 आया। फिर इससे छोटा आपके पास कितना हो जाएगा? 3 बटे 7 आया। और सबसे छोटा आपका 3 बटे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बात समझ ना? ये चीज हो, तरीका समझ में? अंश और हर का अंतर का क्या करिए? अंश में भाग दे दीजिएगा। अंश और हर के अंतर को अंश में हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और जब भाग देते रहते हैं तो जो मेरे पास आता है उसी के आधार पर बड़ा छोटा हम लोग क्या कर समझ लेते हैं। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 176 प्लस 24.01 है, तो 24.01 किसका स्क्वायर रूट होता है? 49 को होता है। और 176 49 जोड़ दो आप, कितना होगा? 225। और 225 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। आसान था। अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका जो आपके पास है 24 46 15 32 और x का माध्य हमारे पास इतना दे दिया, यानी कि 24 46 माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या प्लस x बटे 5 बराबर 52 के। ठीक है, अब यहाँ से आपने देखा क्या कि 5 का उधर गुणा कर लीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 50 और 70 120 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 50 25 तो 140 आ जाएगा, है ना। अब 140 आएगा तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जब उसका माध्य हमें निकालना होगा तब 50 वाला 84 वाला 93 है 113 है और 140 होगा। x की जगह पर क्या हो जाएगा? 140 आ गया बटे 5। औसत निकाला मैंने, तो औसत निकाला तो यहाँ पर सॉल्व करिएगा
तो करीब करीब आपका क्या होगा 96 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, 96 आएगा। तो औसत 96 आया। तो कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर, माध्ययों के बीच का अंतर, तो 96 और 52 का अंतर कर लो, कितना उत्तर आ जाएगा? 44 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या तरीका था? पहले हम लोग पहले वाले माध्य से हमारा 52 दिया तो वहाँ से x की वैल्यू निकाला 140, दूसरे वाले सीक्वेंस में रख देते हैं, सीरीज में रख देते हैं, तो वहाँ से हम लोग माध्य निकाले तो 96। कह रहा कि उन दोनों के माध्यों के बीच में अंतर, x के माध्यों के बीच में अंतर, यानी 52 और अगला क्या होगा जो नया निकल के आएगा माध्य, उनके बीच में डिफरेंट हमारे पास कितना है? 44 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 0 से 9 तक का इस्तेमाल करते हुए 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? ऐसी कोई भी अंक दोबारा न हो। एक बात को थोड़ा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हम इसको जल्दी से पढ़ाएंगे भी, जितना जल्दी हो सकेगा इसका बारी आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिएगा, आपके पास 5 अंक बनाना, तो मुझे 5 तो प्लेस तैयार करो, 5 तो प्लेस तैयार करो। लेकिन जहां पर आपका 0 वाला सिस्टम चालू होता है, बात समझ, और 0 वाला सिस्टम जहां पर आता है, और दूसरी चीज है कि सम संख्या होना है, तो सम संख्या होने के लिए इकाई की वैल्यू, कोई भी हमारे नंबर है उसकी इकाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। और टोटल नंबर हमारे पास क्या होगा? टोटल हमारे पास नंबर अथवा 0 से लेकर के 9 तक की संख्या होगी, 0 से लेकर 9 तक की संख्या होगी। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होगा। तो जिनमें से हमारे पास सम संख्या, मतलब इस पोजीशन पर हमारे पास क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? 5 अंक बनना है और इस पे सम संख्या आना है, तो सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 भी रख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर जब भी इस तरीके से ग्रुप बनता है और 0 को रखना जरूरी होता है यहाँ पर इकाई के जगह पर, तो वहाँ पर हम लोग 2 तरीके से बैठाने का तरीका सीखेंगे। 2 तरीका यहाँ पर तैयार होता है। एक बार पहले हम 0 बैठा लेते, जब 0 बैठा लेते हैं तो वहाँ पर तरीका एक होता है। जब 0 हम बैठा लेते हैं तो यहाँ पर जब 0 बैठाते हैं तो बैठाने का तरीका एक हो, क्योंकि 0 होगा। इसके बाद बताएगा 0 से 9 तक में टोटल हमारे पास 10 अंक होते हैं, जिसमें 0 को मैंने बैठा लिया, तो बाकी इधर जितने भी रहेंगे, तो इस बताइए कि यहाँ पर कितने लोग बैठने के लिए कहेंगे कि भाई हम लोग, जैसे आप लोग 10 लोग हो, हमने पहले 0 को बैठा लिया, तो बताओ कितने लोग बचोगे? 9 लोग। तो 9 लोगों को मैं बैठाया, तो पहले लेकर आया, तो मैं 9 लोगों को 9 तरीके से बैठाऊंगा। कहाँ पर? यहाँ पर, इस जगह पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वाले पर। फिर जब हम 1000 के पास जाते हैं तो कहोगे कि बताओ 10 लोगों में 2 लोग तो बैठ चुके हैं, तो कितने लोग बचेंगे? 8 लोग। फिर क्या बचेंगे? 7 लोग। फिर क्या बचेंगे? 6 लोग। अब इनका हम लोग गुणा कर लेते हैं, है ना। तो जब इनका हम लोग गुणा करते हैं तो 8 9 72 हो जाएगा, 72 गुणे 7 6, 6 2 12, 6 6 42, 43 हो जाएगा, 43 गुणे 7 हो जाएगा, चलो तो 432 करीब करीब आएगा गुणा करने पर। क्लियर? अब यहाँ पर 5 प्लेस फिर है, लेकिन यहाँ पर अब 0 बैठ चुका है, तो अब यहाँ पर 0 बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो बचा कितना मेरे पास? 4 लोग बचते। तो इन 4 लोगों को 4 तरीके से यहाँ बैठाने की कोशिश करेंगे। फिर अब बताइएगा कि हमारे पास टोटल 10 लोग थे, जिनमें 4 लोग बैठ गए, और 0 यहाँ कभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे 5 अंक बनाने, यहाँ 0 आगे पर कभी नहीं बैठता। पहले वाले स्थान पर कभी भी 0 नहीं बैठेगा, क्योंकि 5 अंकों की बात हो रही थी। तो इस तरीके से 4 यहाँ पर है। और आप बताओ टोटल 10 नंबर थे, जिनमें से 4 नंबर अथवा 4 नंबर में से 1 नंबर यहाँ बैठ चुका है, और 0 यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कितने बैठेंगे? अब 8 लोग, क्योंकि 10 लोगों में 0 को और 1 अंक यहाँ बैठ चुका है, तो 0 और 1 को निकाल देते हैं, तो आपके पास बच जाएगा कितने? 8 अंक। फिर उसके बाद 1 बढ़ जाएगा तो 7, फिर क्या होगा? 6, फिर क्या हो जाएगा? 5। तो 5 को 20 हो जाएगा, 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 वाटे कितना होगा? 96 होगा। 960 गुणे क्या होगा? 7 के, तो 0 7 6 42 के 2 हो जाएगा, और 7 9 63। कुछ गड़बड़ हो गया कहाँ? अच्छा हाँ,
तो जीरो तो अब यहाँ भी बैठने की कोशिश करेगा ना। फिर से समझिएगा, जब हम 4 लोगों को यहाँ बैठा लिए, जीरो यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो हमारे पास टोटल, हमारे पास एक लोग बैठ गए तो टोटल 10 में से एक लोग बच गए अथवा बैठ गए तो 9 लोग बचे, जीरो नहीं बैठ सकता तो 8 लोग बचेंगे। अब 8 यहाँ भी और यहाँ भी बैठ चुके, तब बताओ 10 में से अब जीरो यहाँ पर बैठने के लिए बोलेगा ना, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और यहाँ पर इस तरीके से 8 8 64 हो जाएगा। ये तरीका है, बाकी आपका क्या होगा क्लास में इसका लूँगा, आप वहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, तो 5 चौके 20 छक्का 120 होगा, 8 8 64 होगा, 64 गुणे क्या होगा 120 होगा। गड़बड़ होगा क्या गुणा में? जीरो हो जाएगा, 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, 4 होगा, 12 छंग 72, 4 कितना होगा? एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 5 अंक के नंबर बनाना है, सम संख्या बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर तो 5 लोग बैठ सकते, सॉरी जीरो से लेके, हाँ सम संख्या बनाना है तो जीरो से लेकर के 0 2 4 6 8 हमारे पास क्या होगा, यहाँ 5 लोग बैठेंगे। थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पाए थे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा। गड़बड़ी ऑप्शन उस में नहीं है। चलिए अच्छा देखते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 अंक बनाना है। आप दो तरीके से बैठाएंगे, क्योंकि जीरो का एक जगह नेसेसरी है, तो यहाँ जीरो बैठ सकता है, तो यहाँ एक तरीका यहाँ होगा। ठीक, जीरो को बैठने के लिए हमारे पास 0 से ले 9 तक में टोटल 10 अंक है, जिसमें से एक तो आपका जीरो बैठ चुका है, तो कितने अंक बचेंगे यहाँ 9। फिर उसके बाद एक बैठ गया तो फिर क्या होगा 8, एक एक कम करते हुए अपना लिखते चले जाएंगे। अच्छा, तो इस तरीके से क्या होगा 9 8 72 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 7 गुणे 6 है ना, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा। सही है, ठीक, गड़बड़ी वहाँ से हो गई थी। और 7 7 49 और एक कितना होगा 50 गुणे क्या होगा 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 24 हो गया। अब सही है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जीरो को तो बैठा चुके हैं और जीरो को यहाँ बैठाने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 से लेके 0 से लेके 9 तक में यहाँ पर टोटल 10 अंक होते हैं, जिसमें से आपका जीरो और 4 सम संख्या 2 4 6 8 होता है, तो यहाँ पर 4 तरीके से बैठा जा सकता है। फिर इसके बाद आपके पास जीरो यहाँ कभी नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि पहले स्थान पर कभी जीरो नहीं बैठता है। तो बताओ कि जीरो को निकाल लेते हैं और सम संख्या में निकाल लेते, किसी एक को निकाल लेते हैं, तो आप बताओ कि आपके पास कितने हैं, टोटल 10 लोग हैं। एक बंदा यहाँ बैठ चुका है और जीरो यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो टोटल कितने बच जाएंगे 8 लोग। फिर जीरो कहेगा कि नहीं हम भैया यहाँ बैठ सकते हैं, फिर उसके बाद कहेगा कि भाई चलो ठीक है तुम बैठ जाओ। तो इस तरीके से यहाँ भी तो क्या होगा 8 लोग हो जाएंगे। क्यों 8 लोग हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास क्या होगा, एक ठो यहाँ बैठ गया, एक ठो यहाँ बैठ गए, 10 में से 2 लोग बैठ गए, तो बचेंगे 8 लोग। फिर अगले में 7 और फिर क्या होगा ये 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 8 क्या होगा 64 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 7 गुणे 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 चौके कितना होगा 96 के 6 हो जाएगा, हासिल क्या होगा 9 के। 24 छक्का क्या होगा 144 हो जाएगा, 144 और 9 कितना होगा 153 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 7 छंग 42 के क्या होगा 2 हो जाएगा। तो और 7 त्रिक 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 21 और 4 25, और 15 सत्ते 105 और 2 क्या होगा 100,
107 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 4 2 6 13,776 हो जाएगा। बात समझे ना। तो आज के सेशन बस इसी पर ख़त्म करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा क्या होगा, बीच में कोई डिस्टर्बेंस आई है तो उसके लिए हम आपसे सॉरी कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भाई उस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। और रह गई बात इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक को मैं पर्सनली क्लास ले करके बता दूंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाना है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, उसको फिर से क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन में किसी सेट पर हम फिर से दोबारा ले करके उस टाइप क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग किसी पर ख़त्म करते हैं। तो और आप चैनल पर इसी तरीके से बने रहिएगा, आगे बहुत सारे को आपका क्या होगा इसी तरीके से प्रैक्टिस कराते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।